नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले के चैप्टर्स पहले के वीडियोस में हो चुके हैं, उनको आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, अभी इसमें बात करेंगे हम प्लांट जेनेटिक्स की। ठीक है, तो इसमें पहला दिया कि वंशागति के अध्ययन के संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है, तो उसको बोलते हैं अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक किसको बोला जाता है, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। ठीक है, ग्रेगर मेंडल दिया है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये जोहानसन ने किया था। जॉनसन जोहानसन ये बोलिए। वंशागति की इकाई है तो जीन है उसकी इकाई। ठीक है, मेंडल ने किस पौधे पर संकर संकर प्रयोग किया था। ठीक है, तो उन्होंने किया था किस पे, मटर पे। ठीक है, मटर पे। तो इसमें आप देखेंगे, अभी इसमें भी दिया है चिकन पी, पिजन पी, तो गार्डन पी। पी मतलब मटर होता है। यही दिक्कत है ना कि इंग्लिश में कभी कभी सीधे सीधे वो टर्म ले लेता है। तो गार्डन पी, गार्डन पी, पी का मतलब होता है। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारबेरा मैकी मैकली टांक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, से मक्का हो जाएगा। ठीक है, बारबेरा मैकली टांक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का। ग्रेगर मेंडल ने या ग्रेगर जॉन मेंडल ने निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आनुवंशिकता का नियम उन्होंने दिया था। ठीक है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता की 3 महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। तो 3 कौन कौन से हैं उसमें है, आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी, पृथक्करण, स्वतंत्र अपयूहन और प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि, अब किस लिए उन्होंने पौधे मतलब मटर के ही पौधे का चयन किया अपने वो आनुवंशिकी का प्रयोग करने के लिए, क्योंकि इसमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। ठीक है, मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। अपवाद क्या है उसमें, सहलग्नता जो है, इसमें एक अपवाद है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं। इसमें देखो मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है। तो मोनोहाइब्रिड अनुपात क्या होता है, 3 संबंधी 1 होता है, 3:1। ठीक है, जीन्स बने होते हैं। जीन्स किसके बने होते हैं, तो ये डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। ठीक है, तो कार्नबर्ग को मिला था। ठीक है, इन्होंने कृत्रिम रूप से डीएनए को सिंथेसिस किया था। ठीक है, स्वतंत्र अभिहुवन का अभिप्राय क्या है, तो स्वतंत्र अभिहुवन का अभिप्राय यह है कि एक माता पिता के लक्षणों का पृथक। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और है कि मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। ये स्टेटमेंट सही है, इसीलिए सक्सेसफुल हो गए। हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, इनको भी नोबेल मिला है, आपको पता होगा। नोबेल प्राप्त किया था इन्होंने, हरगोविंद खुराना ने। तो इन्होंने जीन संश्लेषण करवाया था। ठीक है, जीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो उसने किया था खुराना ने। ठीक, यही खुराना, हरगोविंद खुराना। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, कौन था जिसने इनको, मतलब ये जो जेनेटिक्स था, इसको इसको ये आनुवंशिकी कहा है, तो बेटसन ने कहा। ठीक है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो ये होता है क्रोमोसोम्स में। ठीक है, और जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था, तो बेटसन ने कहा था। और इसी ने आपको इसके विज्ञान को, जो साइंस ऑफ जीन है, इसको उन्होंने आनुवंशिकी कहा, जेनेटिक्स का, और इन्होंने कहा बेटसन ने। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब दूसरा चैप्टर लगे हाथ देख लेते हैं। तो आप साइटोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, अब साइटोलॉजी में क्या होता है, सेल वगैरह की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो इसमें हम अभी तक प्लांट पे ही चल रहे हैं, तो हम लोग इसलिए अभी प्लांट पे ही बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है ये, सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, ये तो बहुत ही लगभग 1600 ईस्वी में ही उन्होंने दे दिया था। ठीक है,
कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? अब दो तरह के सेल होते हैं, प्लांट सेल होते हैं और एक एनिमल सेल होते हैं। तो क्या मेन होता है जिसकी वजह से आप देखेंगे दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है? तो राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रियोल नहीं होता दोनों में, ठीक है? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर राइबोसोम नहीं है मान लीजिए, ठीक है, तो क्या दिक्कत आएगी? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो है आप देखेंगे कि ये काम राइबोसोम्स का है, ठीक है? यदि माइक्रोकांडिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो आप देखेंगे यही पावर हाउस है और यही जो है भोजन का ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है? फूड ऑक्सीडेशन यही करता है, तो ये काम नहीं होगा, ठीक है? 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कोशिका का पावर हाउस, अभी हमने इसकी बात की थी, तो ये माइक्रोकांडिया को कहा जाता है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कोशिकांग है? तो इसमें प्लास्टिड हो जाएगा, ठीक है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ठीक है, अभी ऊपर एक प्रश्न आया था, तो राइबोसोम में होता है। अब यहाँ पे आया था ना प्रश्न कि राइबोसोम अगर नहीं रहता है तो क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, तो उसी को उल्टा करके पूछ दिया। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? सेल वॉल कहलाता है, ठीक है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और ये भी एक डिफरेंस है मेनली, आप देखेंगे कि एनिमल में ये चीज़ नहीं पाई जाती है, इसीलिए जो है पौधे वगैरह कठोर होते हैं। सेल वॉल मिलता है हमको, स्ट्रेंथ वहीं से मिलता है, ठीक है? अब 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, तो कौन है उसका जो शेप साइज वगैरह बताता है? तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल ही बताता है, ठीक है? कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और नियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो आप देखेंगे अंतर्दवी जालिका कहलाती है, ठीक है? प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? अभी ऊपर एक प्रश्न आया था ना, प्रोटीन सिंथेसिस, वहां भी निर्माता राइबोसोम ही उसका भी आंसर होगा। कौन सा केशकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? अब ये ठीक है कि अब यहाँ पे आपको देखेंगे कि अब अंतर यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है? कोशिका भित्ति ये सही है, क्योंकि कोशिका भित्ति में जो एनिमल होता है, एनिमल सेल होता है, उसमें नहीं मिलता है। लवक भी नहीं होता है, लवक यही जो उसको कलर प्रदान करते हैं, ठीक है? रिक्तिकाएं ये भी नहीं होता, ठीक है? तो उपयुक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है? कोशिकी श्वसन का सक्रिय स्थल, अब रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, तो रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, रेस्पिरेशन का मतलब ही ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये माइक्रोकांडिया हो जाएगा, इसमें ये सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है? तो आप देखेंगे इसमें आंसर होगा जड़ों की कोशिकाओं में, ठीक है? 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, अभी ऊपर हमने बात करी थी, ठीक है? तो कलर जो है वो कैसे प्राप्त होता है? तो क्रोमोप्लास्ट से, ये कलर के लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट जो है आप देखेंगे आप फोटोसिंथेसिस वगैरह है उसके लिए होता है यूज, ठीक है? पत्तियों का हरा रंग कहाँ से प्रदान होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट, अब यहाँ से आपको फोटोसिंथेसिस होगा, हरे कलर की वजह से सिंथेसिस होता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाती है? तो इसको बोली जाती है लाइसोसोम को, ठीक है? लाइसोसोम आत्महत्या यहाँ पे होती है, यहाँ पे आकर के ग्रेवयार्ड बोलते हैं इसको, ठीक है? लाइबोसोम में पाया जाने वाला यह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है कहलाता है? तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है? इसकी वजह से ये यहाँ पे आकर के जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं वो यहाँ पे आकर के इसको डेट कर देता है, ठीक है? 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है उसमें, ठीक है? 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? ठीक है, तो टी स्वान ने बताया। दोस्तों इसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा कि इसमें ये ऑप्शन डी सही रहेगा, तो इसमें 2 और 4 यानी स्लाइडेन और टी स्वान दोनों ने मिलकर यह अवधारणा दी कि सभी जीव जो है सेल के बने हुए हैं, ठीक है?
21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति, ये मैं पहले भी बता चुका। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडी होती है ना, तो उसका प्रमुख कार्य क्या है? स्राव करना, ठीक है, स्रावी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? अब डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाया जाता है, ठीक है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है सेंट्रियोल में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये आपको देखेंगे कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और गोल्जी काय में स्राव होता है, लाइजोसोम में जो है यहाँ पे आकर के नष्ट होती है चीज़ें, ठीक है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये जिम्मेवार है आपका प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है। हमने ऊपर बात की थी, राइबोसोम आया था, और इसमें एंडोप्लास्टिक प्लाज्मिक रेडिकुलम भी इसमें रहेगा, ठीक है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ ये क्या होता है? का कोशिकी और आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? इसको एजिंग बोलते हैं, ठीक है, एजिंग प्रोग्राम सेल डेथ का, ठीक है। अब 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? जंतु कोशिका में पहली बात तो सेल वॉल नहीं रहेगा, ठीक है, तो सेल वॉल तो ऑप्शन में है नहीं। लवक भी नहीं रहता। लवक जो है आप देखेंगे पौधों में कलर जो प्रदान करता है, तो लवक बोलते हैं उसको, हरित लवक होता है, इस तरह से नाम होते हैं अलग अलग जो कलर देते हैं, तो ये नहीं होता है जंतु कोशिका में, ठीक है। लाइजोसोम अभी बात हुई थी, लाइजोसोम किस काम के लिए होता है? लाइजोसोम का काम क्या होता है? तो अंतर कोशिकीय पाचन में। सेल वॉल होती है, सेल वॉल कैसी होती है? तो पारगम में होती है, इसमें जा सकता है इधर, तो ठीक है। माइक्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? इनसाइड जो उसका स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? तो क्रिस्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? उसमें जीवाणु नहीं होता है, ठीक है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का सबसे सर्वप्रथम, अब एक जीव ऐसे होता है उसमें ऐसे जेली टाइप का एक वो रहता है, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि इसका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पुरकिंजे ने कहा था, ठीक है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो प्रोटोप्लाज्म जो है ये जीवन का बेस है, ठीक है। तो ये बात किसने कही? तो हक्सले ने कही। 33 नंबर देख लेते हैं। डीएनए के डी हेलिक्स, ठीक है, डाई हेलिक्स होता है ना, प्रारूप पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। 33 का ये हो जाएगा। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अब अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसकी खोज किसने की थी? तो ब्राउन ने की थी, ठीक है। उसका की क्रियात्मक गतिविधियां किससे नियंत्रित होती हैं? तो ये उसी के द्वारा होती है, केंद्रक द्वारा है, न्यूक्लियस के द्वारा। गुणसूत्र क्रोमोजोम का शब्द का प्रदान किया गया किसके द्वारा? तो वाल्डेयर के द्वारा, ठीक। 37 नंबर देख लेते हैं। अंत प्रदब्य जालक ईआर की खोज की किसने की? खोज किसने की थी? तो पोर्टर ने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, तो इसकी खोज की थी नाल और रस्का ने, ठीक है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो आप देखेंगे जो प्रायोक्राइटिक्स होते हैं, जो प्री अभी जब जो इवॉल्व हो रहे होते हैं अपने आप में, उनके अंदर देखेंगे वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। तो वो होते हैं जीवाणु, जीवाणु बहुत प्रिमिटिव फेज में रहते हैं ना, तो उनमें नहीं होता है, ठीक है। 40 नंबर देख लेते हैं। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या किसमें है गुणसूत्रों की? तो आप देखेंगे ओफियोलोगस में, ठीक है। मनुष्य में तो 46 होता है ना। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको जीव द्रव्य बोलते हैं। उसको जीव द्रव्य, यह किससे बना होता है? अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये बना किससे होता है? तो ये बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है, ठीक है।
42 नंबर देख लेते हैं। कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? अब ये प्रश्न, ये सेंटर कहाँ पे है, तो ये आप देखेंगे हैदराबाद के अंदर है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, सबसे जो कोशिका सबसे छोटी है वो क्या है, तो वो माइकोप्लाज्मा। ठीक है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो कोशिकाओं का आकार, ये तो सही लग रहा है। आकार और माप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। ठीक है, कुछ कोशिकाओं में आकार बदलते हैं, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन अपनी क्षमता होती है। ठीक है, सभी देह ऊतकों एक ही प्रकार की, ये गलत। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की, सभी में एक ही तरह की नहीं होती ना। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? अर्ध पारगम्य कौन सा होता है? कोशिका झिल्ली ही होती है। ठीक है। 46 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? तो मैग्नीज। मैग्नीज जो है ये इसके लिए, सेल वॉल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में तो डीएनए मिलता ही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है। 47 हो गया। 48 देख लेते हैं। कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि, यह कुछ अणुओं को अंदर बाहर की ओर संचालन कोशिका में से या होने देती है, तथा जबकि अन्य अणुओं को संचालन को रोक दिया जाता है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। इसे आप लोग बाद में भी इससे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर 10 नंबर चैप्टर है, इसमें आप देखेंगे इकोलॉजी है, थोड़ा इन्वायरमेंट का हम लोग चलते हैं। अब हमने प्लांट से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी बायोलॉजी के अंदर, बॉटनी वाला पार्ट हमने कर लिया है। इसके बाद हम इन्वायरमेंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग एनिमल पे चलेंगे। ठीक है, एनिमल से रिलेटेड उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हालांकि सारी सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सीरीज और ये वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, तो जरूर बताइए। थैंक यू।